हेलो बच्चों, आज हम लोग इकाई 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण देखेंगे। आज के भाग में हम लोग अभिक्रिया किसे कहते हैं इसको देखेंगे। अभिक्रिया को पहचानने के क्या क्या कारक होते हैं इन्हें देखेंगे तथा अभिक्रियाओं में क्या क्या होता है जैसे अभिकारक तथा उत्पाद उनके विषय में अध्ययन करेंगे तथा अभिक्रियाओं के प्रकार के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी अभिक्रियाएं, वैसे विधियां जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिनके नए गुण होते हैं, उन्हें हम लोग अभिक्रिया कहते हैं। जैसे वैसी विधियां जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके नए गुण अथवा प्रकृति वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें रासायनिक इसका मतलब यह है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिनके पास क्या होता है, नया गुण होता है। जैसे आप उदाहरण के लिए देखिए, एक हम लेते हैं H2 प्लस O2, यह हमें देता है H2। अब देखिए इनके पास गुण होता है कि यह पॉप साउंड के साथ बर्न करता है, जलता है, पॉप साउंड के साथ जलता है। और यह ऑक्सीजन जो है यह दहन का क्या करता है, सपोर्ट करता है, उनको जलने में मदद करता है। परंतु वाटर देखिए, यह नहीं पॉप साउंड के साथ जलता है और नहीं यह आपको दहन को सपोर्ट करता है, बल्कि उसे यह क्या करता है, रोकता है। अतः यहां नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हुआ। इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया में ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है जिनके पास पूरी तरह से क्या होता है, नया गुण होता है। अब इसमें देखिए, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो सिर्फ यहां क्या होता है, परमाणुओं का व्यवस्था क्रम में बदलाव होता है। नहीं किसी परमाणु को हम लोग क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, नहीं हम लोग नए परमाणु का निर्माण कर सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वहां क्या होता है, परमाणुओं का इसमें मतलब रासायनिक अभिक्रिया में इसमें सिर्फ परमाणुओं के व्यवस्था क्रम में परिवर्तन होता है, नहीं नए परमाणु हम बना सकते हैं और नहीं हम किसी परमाणु का नष्ट कर सकते हैं।
जैसा कि हमने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में नहीं कोई नए परमाणु बन सकते हैं और नहीं यहां कोई परमाणु का नष्ट हो सकता है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, व्यवस्था क्रम में परिवर्तन होता है। जैसे यहां देखिए, इसका हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण ले लें तो इसमें देखिए 4 हाइड्रोजन है और यहाँ 2 ऑक्सीजन है। तो इस तरह से यहाँ देखिए 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर किसी परमाणु का नहीं उत्पन्न हुआ और नहीं कोई नष्ट हुआ, बल्कि सिर्फ ये अलग अलग थे। अब इनका व्यवस्था क्रम बदल करके एक नए परमाणु का निर्माण कर दिया, जिसका नाम क्या है, जल, जिसका नाम है जल। अब हम लोग एक रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें देखिए Mg reacts with O2 to give MgO। अब हम लोग करते क्या है, एक बर्नर लेते हैं, बर्नर, इस बर्नर पर हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम का रिबन लाते हैं। यह मैग्नीशियम का रिबन है, Mg का रिबन, और इसे हम लोग क्या करते हैं, जो टंग होता है, चिमटा से हम लोग इसको पकड़े रहते हैं, चिमटा को से इसको पकड़े रहते हैं। अब देखिए, जब चिमटा से पकड़े रहते हैं तो ये ध्यान रखिए, जलाते टाइम ये क्या होना चाहिए, हमेशा अपने चेहरे से दूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही श्वेत चमकदार लौ का निर्माण करता है, जो आंखों को प्रभावित कर सकता है। अतः जलाते टाइम इसको अपने आंखों से दूर रखेंगे। अब इस अभिक्रिया में देखें तो 2-3 बातें हम लोग महत्वपूर्ण रूप से देखेंगे। सबसे पहली बात कि जब मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया, मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो बहुत ही श्वेत प्रकाश बना। यहां पर मैग्नीशियम को जलाने पर बहुत ही श्वेत प्रकाश बना, बहुत ही श्वेत प्रकाश बना। क्योंकि इस अभिक्रिया में होता क्या है कि बहुत ही प्रकाश तथा ऊष्मा का निर्माण होता है। इस वजह से जो उसका लौ भी होता है बहुत ही श्वेत चमकदार होता है। इसका यहां पर Mg को जलाने पर बहुत ही श्वेत प्रकाश बनता है, जिसके वजह से इसका लौ श्वेत चमकदार होता है। दूसरी बात आप यहां ध्यान देंगे कि जब हमने मैग्नीशियम को जलाया तो यह क्या था, Mg क्या था, श्वेत और चमकदार होता है, मतलब चमकदार होता है। Mg का रंग कैसा होता है, धातु है, अतः चमकदार होता है। परंतु जलने के बाद यहां पर यह सिर्फ क्या रह जाता है, जलने के बाद सिर्फ श्वेत रह जाता है। ऐसा क्यों, मतलब चमक गायब हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां देखिए, अभिक्रिया करने के बाद ऑक्सीजन से यह क्या करता है, एनजीओ बना लिया, नए प्रकार का पदार्थ बन गया। अतः क्या होता है, इसका चमक गायब हो जाता है और यह क्या बन जाता है, पाउडर बन जाता है, चूर्ण बन जाता है। तो दूसरा बात यहां पर है, Mg ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके
अभिक्रिया करके 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 एमजीओ का श्वेत चूर्ण बना लेता है। श्वेत चूर्ण मतलब पाउडर बना लेता है, श्वेत चूर्ण बना लेता है। अब इसमें एक अति महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब हम Mg को जलाते हैं तो शुरू में बहुत धीरे धीरे जलता है। जब Mg को हम लोग जलाते हैं तो शुरू में धीरे धीरे जलता है। ऐसा क्यों? शुरुआत में मैग्नीशियम रिबन बहुत धीरे धीरे जलता है, बहुत धीरे धीरे जलता है। ऐसा क्यों? आप सोचिए। क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम रिबन है, Mg का रिबन है। Mg एक क्या है? सक्रिय धातु है और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ यह एक अभिक्रिया करके एक परत का निर्माण कर लेता है। यह परत का निर्माण कर लेता है और यह परत क्या होता है? पतली तथा सुरक्षात्मक होता है। अब देखिए, यह पतली और सुरक्षात्मक होने की वजह क्या है? यह कौन सा ऑक्साइड है? यह देखिए, जो पतली तथा सुरक्षात्मक यहां सतह बना वह किस यौगिक का है? वह MgO का है। यह MgO से बना होता है क्योंकि मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके MgO बना और वह पतला तथा सुरक्षात्मक होता है। अतः अब यह जल नहीं पाता है, तो जलने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो सैंड पेपर है, जिसे हम लोग हिंदी में सरेस कहते हैं, सरेस पेपर से हमें इसको रगड़ करके क्या करना होगा? यह ऊपर वाला लेयर को हटाना पड़ेगा। और जैसे हम यह ऊपर वाला लेयर को हटा लेंगे वैसे यह क्या होगा? तेजी से जलने लगेगा। तो यह क्यों धीरे धीरे जला? क्योंकि इस पर MgO का पतले तथा सुरक्षात्मक सतह होता है। अतः आप इसे क्या करेंगे? जलाने से पहले सरेस पेपर से मतलब सैंड पेपर से इसे पहले हम लोग रगड़ करके हटा लेंगे। जैसे आप घर पर पेंटिंग करने से, दरवाजे पर पेंटिंग करने से पहले क्या करते हैं? सरेस पेपर से गेट पर जो भी जंग लगा रहता है उसको आप छुड़ाते हैं, इसके बाद उसे पेंटिंग करते हैं। उसी बात यहाँ जलाने से पहले हमें इनको हटाना पड़ेगा, तब जाकर के यह तेजी से जलना शुरू होगा। नेक्स्ट वन, किसी रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के मुख्य कारक क्या क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट, पहचानने के मुख्य कारक, पहचानने के मुख्य कारक क्या क्या है? तो सबसे पहले है अवस्था में परिवर्तन। पहला, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। दूसरा, रंग में परिवर्तन। तीसरा, गैस का उत्सर्जन। चौथा,
ऊष्मा में परिवर्तन, ऊष्मा में परिवर्तन, परिवर्तन, और पांचवा आप दे सकते हैं अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना। अब देखिए यहां रासायनिक अभिक्रिया अगर कोई हो रहा तो इनमें से एक या एक से अधिक परिवर्तन होने चाहिए, और हम लोग इनका कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे सबसे पहला है अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था में परिवर्तन के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, पेट्रोल या डीजल। डीजल, डीजल को हम लोग जब जलाते हैं तो क्या देगा? डीजल यहां क्या होता है? द्रव होता है। यह क्या है? द्रव है। और ऑक्सीजन क्या है? गैस है। यह एक गैस है। अब देखिए इसे जब हम जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? यहां CO2 मिलता है। यह क्या होता है? गैस होता है। और जल मिलता है साथ में H2O। तो यहां पर यह भी क्या हो जाता है? गैसीय अवस्था में मिलता है, क्योंकि जलाते हैं तो वहां द्रव बनने की संभावना नहीं होती है। इसके साथ साथ यहां क्या होता है? ऊष्मा बनता है। तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ? हमारा डीजल क्या था? डीजल यह एक द्रव था। द्रव से क्या हो गया? यह गैस में चला गया। इसके साथ साथ आप मोम ले लीजिए। मोम का उदाहरण ले लीजिए। मोम क्या होता है? ठोस में होता है। इसको जब हम जलाते हैं तो क्या होगा? जब आप जलाते हैं तो ये भी क्या देगा? CO2 गैस, CO2 गैस देगा, तथा साथ में क्या देगा? H2O। ये भी क्या देगा? जल नहीं होगा, यह भी क्या होगा? गैस होगा, क्योंकि तापमान वहां अधिक होता है। तो जो भी बनेगा वहां वाष्प के रूप में बनेगा। और इनके साथ क्या देगा? ऊष्मा देगा। इसके साथ साथ ऊष्मा भी देगा। तो यहां देखिए, यहां ठोस से क्या हुआ? गैस का निर्माण हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। आप जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो यहां देखिए ठोस से क्या हो गया? गैस का निर्माण हो गया। तो इस तरह अवस्था में परिवर्तन हुआ। अब देखिए हर जगह अवस्था में परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो सकता है। जैसे जल है, जल द्रव में है, द्रव अवस्था में है, और यह क्या हो जाए? आपको ठोस बन जाए, ठोस बन जाए। तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो क्यों नहीं है? यह एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो अणु यहाँ H2O था, इसके अणु का सूत्र क्या है? H2O। यहां भी यही है। मतलब कोई अणुओं में परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परमाणुओं के व्यवस्था क्रम में परिवर्तन नहीं हुआ। अतः यह एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। दूसरा है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, जैसे हम पोटेशियम परमैंगनेट ले लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, और इसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कर देते हैं, तो क्या होगा? यह हो गया पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट, और यह हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो यहां पर देखिए इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी रंग होता है। और जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें पास किया जाता है, जब उसमें डाला जाता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो यह क्या होता है? बैंगनी रंग केमेनोफोर का उड़ जाता है। केमेनोफोर का, पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी रंग गायब हो जाता है, गायब हो जाता है, बैंगनी रंग गायब हो जाता है। तो इस तरह से केमेनोफोर का बैंगनी रंग गायब होना यह एक रासायनिक अभिक्रिया का परिचय हो सकता है। इसी तरह से
जब केमेनोफोर में इथेन पास कर दें, एथीन, तो देखा जाता है कि केमेनोफोर का रंग जो है बैंगनी रंग वह गायब हो जाता है। तो यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तीसरा है गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन। अब देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, गैस का निर्माण होता है। जैसे जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, धातु के साथ, तो लवण तथा गैस का निर्माण होता है। लवण तथा गैस का निर्माण होता है। जैसे HCl जब धातु सोडियम से अभिक्रिया करता है तो यहां लवण NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड तथा यहां हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है जो कि उड़ जाता है। अब देखिए इसी तरह सल्फ्यूरिक अम्ल ले लीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल यह हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब यह Mg से अभिक्रिया करता है तो देखा जाता है एक लवण दे दिया मैग्नीशियम सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस दे दिया, तो गैस उड़ गया। तो इस तरह से यह हो गया मैग्नीशियम है और साथ में सल्फेट है, तो लवण का नाम हो गया मैग्नीशियम सल्फेट। तो यहां पर देखिए गैस का निर्माण हो रहा है। इस तरह से कुछ अभिक्रियाओं में जब गैस का निर्माण होता है, उसके बुलबुले निकलते हैं गैस के, तो इससे हम कह सकते हैं कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। चौथा है ऊष्मा अथवा तापमान में परिवर्तन। ऊष्मा या तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन। अब देखिए जैसे चूना होता है। चूना को जब हम पानी में डालते हैं, जैसे घर की पेंटिंग होनी हो उस टाइम हम क्या करते हैं, चूना का पैकेट मार्केट से खरीद कर लाते हैं और उसको पानी में मिलाते हैं। पानी में मिलाने के बाद फिर आप क्या करते हैं, रंगाई करते हैं। तो देखिए जब शुष्क चूना, इसे हम लोग शुष्क चूना करते हैं, तो जब शुष्क चूना को हमने पानी में डाल दिया तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। और यहां देखिए बहुत ही अधिक मात्रा में ऊष्मा का निर्माण होता है। जैसे आप चूना डालें पानी में और उस पात्र को कुछ समय बाद छूने का प्रयास कीजिए तो देखिए बहुत ही गर्म होता है, आपका हाथ भी जल सकता है। तो इस तरह से कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का निर्माण होता है। जैसे अभी पिछला ही हमने अभिक्रिया लिया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब सोडियम से अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ लवण तथा हाइड्रोजन गैस और इसके साथ साथ क्या होता है, ऊष्मा का निर्माण होता है। तो कई सारे रासायनिक अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा के निर्माण होने से पहचान सकते हैं। पांचवा है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना। अवक्षेप से आप क्या समझते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ठोस पदार्थ बन करके जब सतह पर जो हमारा पात्र है जिसमें अभिक्रिया हो रहा है उसके सतह में ठोस पदार्थ बन करके बैठ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया में ठोस बनकर
सतह पर बैठ जाए, उसे अवक्षेप कहते हैं। उसे अवक्षेप कहते हैं। जैसे जब सिल्वर नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड अभिक्रिया करते हैं, जब सिल्वर नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो यहां निर्माण होता है लेड आयोडाइड तथा पोटेशियम नाइट्रेट। तो देखिए यहां पर सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र हो गया AgNO3। जब यह अभिक्रिया करता है पोटेशियम आयोडाइड से, तो यहां निर्माण होता है लेड आयोडाइड PbI2, और साथ में इनके साथ निर्माण होता है KNO3। तो यह देखिए, यह जल में विलयन बना देता है, और विलयन के लिए हम लोग लिखते हैं एक्वस। विलयन का इंग्लिश में मीनिंग होता है एक्वस। विलयन है, इंग्लिश में इसका होता है AQUEOUS, एक्वस, और उसके लिए शॉर्टकट में AQ लिखते हैं। और यह भी विलयन में एक्वस होता है, यह भी विलयन बना लेता है, एक्वस हो गया, और यह क्या है, ठोस रहता है, तो इंग्लिश में सॉलिड के लिए हम लोग एस लिख देते हैं। तो यह देखिए पीला अवक्षेप का निर्माण किया, पीला अवक्षेप। तो इस तरह से क्या हुआ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब अवक्षेप बने उससे पहचान लेते हैं। तो यह रासायनिक अभिक्रिया होने के साथ साथ क्या होता है, इसमें धीरे धीरे पीला ठोस बन करके तलहट में जम जाता है, सतह पर जम जाता है, जिस पात्र में अभिक्रिया करते हैं। तो इस तरह हम पहचान सकते हैं कि यहां रासायनिक अभिक्रिया हुआ। रासायनिक समीकरण में सबसे पहले हमें पढ़ना है शब्द समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया का शब्द समीकरण। देखिए जब कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसे शब्दों में लिख दीजिए, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का शब्द समीकरण। जैसे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया को शब्दों में लिखा जाता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया का हम लोग शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे पहला ही अभिक्रिया ले लीजिए, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं, क्योंकि हमने जितने अभिकारक तथा उत्पाद हैं उन्हें हमने शब्दों में लिखा है। अब दूसरा होता है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण
जब किसी अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों अथवा संकेतों में लिखा जाता है, संकेतों में लिखा जाता है, उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। जब किसी अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों अथवा संकेतों में लिखा जाता है उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नीशियम के लिए Mg। ऑक्सीजन के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? O2। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? MgO। तो यह क्या हो गया? रासायनिक समीकरण। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग उसके संकेतों अथवा सूत्रों में लिखते हैं, रासायनिक सूत्रों में, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में दो भाग होते हैं, पहला अभिकारक और दूसरा उत्पाद। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया करके नए गुणों वाला पदार्थ बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं अभिकारक। जैसे यहां देखिए Mg और O2 मिलकर के क्या दिया? MgO दिया। तो यहां अभिकारक का उदाहरण क्या हो गया? उदाहरण बताइए। तो उदाहरण क्या हो गया? Mg तथा मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन, शब्दों में भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन। दूसरा है उत्पाद। अभिकारकों के अभिक्रिया से नए गुण वाले पदार्थ को उत्पाद करते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, जो नया गुण वाला पदार्थ मिला वो क्या हुआ? MgO हुआ। अब देखिए यह श्वेत चमकदार होता है, लेकिन यह क्या होता है? सिर्फ श्वेत होता है, इसकी चमक गायब हो जाती है। तो यह नए गुण वाला पदार्थ बना। तो यहाँ उत्पाद क्या हो गया? उदाहरण बताइए। उदाहरण के तौर पर क्या हुआ? यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, शब्दों में भी लिख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यह हो गया अभिकारक तथा उत्पाद। एक बात आप ध्यान देंगे कि हमेशा रासायनिक समीकरण में अभिकारक कहां होता है? अभिकारक हमेशा बाएं साइड में होता है, बाएं साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तथा उत्पाद हमेशा कहां होता है? दाहिने होता है, दाहिने भाग में हम लोग लिखते हैं। जो यहाँ तीर है उसके दाहिने भाग में उत्पाद रहता है, मतलब कहां होगा? राइट हैंड साइड में होता है। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण के प्रकार। सबसे पहले हम देखेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। वैसे समीकरण जिनमें अभिकारक तथा उत्पाद
उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होता है। परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होता है मतलब ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान न हो। जैसे आप ले लीजिए Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। अब देखिए यहां पर क्या है, Mg के परमाणु तथा ऑक्सीजन के परमाणु हम देखते हैं। अब इनकी संख्या हम अभिकारक साइड में देखेंगे, अभिकारक, और दूसरा उत्पाद साइड में। देखिए अगर इनकी संख्या हम लोग देखें अभिकारक तथा उत्पाद साइड में देखिए तो Mg की संख्या कितनी है, 1 है। O2 में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। अब यहां देखिए Mg की संख्या कितनी है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो अब देखिए दोनों साइड में Mg की संख्या तो समान है, 1 है, परंतु ऑक्सीजन का इधर 2 है तो इधर 1 है। उत्पाद साइड में 1 है और अभिकारक साइड में कितना है, 2 है। तो यह क्या हो गया, असंतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होता है। जिनमें अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे इसको हम 2 से गुणा कर दें और इसमें भी 2 से गुणा कर दें। तो अब देखिए यहां अभिकारक साइड में Mg के परमाणु कितने हो गए, 2 हो गए। अब उसी तरह उत्पाद साइड में देखिए 2 है तो यहां भी 2 है। MgO में 2 से गुणा है मतलब 2 Mg हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए यहां ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 2 हैं और यहां भी 1 MgO में 1 ऑक्सीजन तो 2 MgO में 2 ऑक्सीजन। तो यहां देखिए Mg तथा O दोनों के परमाणुओं की संख्या आपको अभिकारक तथा उत्पाद में बराबर है, अतः इसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर आप विज्ञान के आगे के वीडियोस पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा जरूरतमंद लोगों को भेजना न भूलें। धन्यवाद।